क्लास 12th में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं या रिवाइज करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। सीबीएसई में 12th में प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और इसमें एमसीक्यू हो सकता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। क्लास 11 में जैसे हमने पढ़ा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये मान के चलते हैं कि आप वो सब पढ़ चुके हो। तो क्लास 12th में जो हमें पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बाद हमें पढ़ना है बेस थ्योरम, उसके बाद हमें पढ़ना है रैंडम वेरिएबल्स, और रैंडम वेरिएबल के बारे में जब हम समझ लेंगे तो रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में हम करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस फॉर रैंडम वेरिएबल ऑफ। तो ये सारे टॉपिक हम बारी बारी से आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ शर्त हो। कैसी शर्त, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लेते हैं कि E और F दो इवेंट्स हैं। Let E and F be two events associated with sample space of any random experiment। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड E और F दो इवेंट्स हैं, और मान लीजिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका जो नोटेशन होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, P ऑफ E/F, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड। मीन्स कि अगर एक इवेंट F पहले से हो चुका हो, एक घटना पहले से घटित हो चुकी हो, तो उस केस में दूसरी घटना के घटने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक इवेंट F है जो पहले से घट चुका है, हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड डिफाइंड कैसे होता है, इसको डिफाइन किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यहाँ पे जो F है, जो F इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, और F की प्रोबेबिलिटी 0 तभी नहीं होगी जब F एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी F में कोई ना कोई एटलीस्ट सिंगल आउटकम होना चाहिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया। अगर हमने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया तो उस केस में सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम होंगे, TT, HH, TH एंड HT। तो अगर हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करें या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करें, दोनों ही केस में जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो सेम होगा। अब मान लिया यहाँ पे हमने दो इवेंट E और F डिफाइन किया। E है इवेंट दैट, अगर मान लिया कि दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो E हो गया इवेंट दैट एटलीस्ट वन कॉइन शोज आइदर ऑफ कॉइन, कौन कर सकते हैं, एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड। हमने मान लिया कि E एक ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम
दो कॉइन को हमने टॉस किया, तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि कोई एक जो सिक्का है वो उस पर हेड आए। तो ई में कौन कौन से आउटकम पॉसिबल है? एटलीस्ट वन का मतलब कि कम से कम एक होना चाहिए, टी एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा और एच एच हो जाएगा। तो ई में ये तीन आउटकम आ रहे हैं हमारे, एच एच, टी एच और एच टी। और मान लिया कि एफ एक ऐसा इवेंट है दैट कि दोनों कॉइन पे हेड आता है। तो एफ है इवेंट दैट बोथ कॉइन्स शो हेड। तो ई में जो आउटकम आ रहे हैं वो हमारे तीन आउटकम हैं, एच टी, टी एच एंड एच एच, जबकि एफ में आउटकम है, एफ वो इवेंट है जिसमें दोनों ही कॉइन पे हेड आते हैं, एच एच। अब सपोज हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स हमें लिखना पड़ेगा पी एफ स्लैश ई, मीन्स कि अगर ई इवेंट पहले ही हो चुका है, हमें ये जानकारी दे दी गई, बता दिया गया कि एटलीस्ट एक सिक्के पे हेड आता है, तो दोनों सिक्के पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस केस में जो पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है जो एस था, जबकि इसमें एस में 4 आउटकम थे, अब हमारे लिए यहाँ पे कंडीशन हो गई कि एटलीस्ट एक कॉइन पे हेड आता है। तो इस केस में हमारे पास 3 ही आउटकम हैं। अब हमें हमारा जो सैंपल स्पेस है वो ई पे कन्फाइंड हो गया है। अब ये 4 आउटकम्स के बजाय हमें केवल इन 3 आउटकम को ही लेकर चलना है। तो हमारे पास ये 3 आउटकम है, एच टी, टी एच और एच एच। तो इसके रिस्पेक्ट में एफ के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हमें ये पता हो कि हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया और कम से कम किसी एक सिक्के पे हेड आता है, तो इसके 3 चांसेस हैं, या तो पहले सिक्के पे या दूसरे सिक्के पे या दोनों सिक्के पे। अब हमें निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी, जब दोनों सिक्कों पे हेड आए। तो दोनों सिक्के पे जो हेड आएगा वो तो 4 में से एक ही है। तो इस केस में हमारा जो एफ की प्रोबेबिलिटी व्हेन ई हैज अकर्ड शुड बी इक्वल टू व्हाट। अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन से वी कैन राइट एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई पी ई। एफ इंटरसेक्शन ई, एफ और ई में यहाँ पे क्या कॉमन है, अगर ई और एफ का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ एच एच कॉमन है, तो एक ही आउटकम है एच एच। तो इस केस में ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/4। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है कि उस इवेंट में कितने फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एच एच एक ही आउटकम है और टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में 4 है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ई की प्रोबेबिलिटी, ई में कौन से इवेंट है, ये 3 आउटकम है ई में, एच टी, टी एच और एच एच। तो ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/4। सो वी आर गेटिंग probability of occurrence of f when e has occurred is equal to 1/3। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सीबीएसई में अक्सर आता है। क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो परिवार में 2 बच्चे हैं, तो वो हो सकता है बॉय या गर्ल, तो ये ऑप्शन है। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों गर्ल हो सकते हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, यंगर गर्ल हो सकती है और एल्डर बॉय, या एल्डर गर्ल और यंगर बॉय। तो इस केस में सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, सपोज हम बी से बॉय को रिप्रेजेंट करें और जी से गर्ल्स को, तो हम लिख सकते हैं अगर दोनों बॉय हैं तो बी बी, और दोनों बच्चे अगर गर्ल्स हो तो जी जी, और मान लिया कि एल्डर इज अ बॉय एंड यंगर इज अ गर्ल, और एल्डर इज गर्ल एंड यंगर इज अ बॉय। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। अब हमें क्या है, 2 इवेंट कौन कौन से डिसाइड करने हैं, ई और एफ। वो ई इवेंट और एफ इवेंट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बच्चे हैं वो दोनों के दोनों बॉय हो। तो दोनों के दोनों बॉय हो, तो इस केस में इवेंट दैट बोथ आर बॉयज, तो डायरेक्टली वी कैन राइट इसमें केवल बी बी ए आएगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ई हो गया बी बी। इसके बाद गिवन दैट, तो कंडीशन जो हमें गिवन है, जो शर्त दी हुई है वो दी हुई है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो फैमिली में अगर कम से कम एक बॉय हो तो
उस केस में हम एफ में कौन कौन से आउटकम लिखेंगे? एटलीस्ट मीन्स कि कम से कम एक होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होंगे। तो इसमें आ जाएगा BG, GB and BB. At least one of them is a boy. Now we have to find the probability of occurrence of E if F has already occurred. दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता हो कि कम से कम एक बच्चा बॉय है, तो PE/F डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हमारे पास F है, 3 आउटकम इसमें है, जिसमें से कि दोनों बॉय एक है, तो 1/3। और अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कैसे? E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई F की प्रोबेबिलिटी। तो E इंटरसेक्शन F में कॉमन केवल एक ही आउटकम है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द सैम्पल स्पेस, ये 4 हो गया, 1/4 डिवाइडेड बाई F की प्रोबेबिलिटी। F में हमारे पास 3 आउटकम है, तो F की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 3/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1/3। अगर फैमिली में 2 बच्चे हो तो दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता हो या कंडीशन दी हो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, इज 1/3। NCERT में ये एग्जाम्पल भी है, और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। अगर हम इसे ध्यान से समझ लेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा उसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डाई पे बेस्ड है, और डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया, फेंका गया। इवेंट A एंड B आर डिफाइंड एज बिलो। A इवेंट है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, यानी डाई को हमने एक बार फेंका, 2 बार फेंका, तीसरी बार में 4 आया, तो A वो इवेंट है कि थर्ड वाले थ्रो में 4 आता है। और B इवेंट है जिसमें फर्स्ट वाले थ्रो पे 6 है और 5 है सेकेंड थ्रो पे। तो हमें निकालना है A की प्रोबेबिलिटी इफ़ B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो सबसे पहले हम A में देखेंगे A में कौन कौन से आउटकम आते हैं। अगर हम डाई को 3 बार फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो सैम्पल स्पेस में होंगे वो होंगे 6 × 6 × 6, यानी 216। बहुत सारे आउटकम हैं, तो उन सबको लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। A और B को हम लोग लिख सकते हैं। तो A इवेंट यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज 6 × 6 × 6, दैट इज 216। नाउ A इवेंट में क्या क्या आउटकम आएंगे उसे लिख सकते हैं। लिखा हुआ है कि थर्ड थ्रो पे 4, तो थर्ड थ्रो पे 4 का मतलब कि हमें थर्ड वाले को फिक्स करना है। मान लिया हमने यहाँ 1 लिखा और यहाँ पे लिखा 1, तो A में जो आउटकम आएंगे इसमें हमें 4 को थर्ड थ्रो में फिक्स करना है। तो पहले हमने 1 को फिक्स कर दिया फर्स्ट थ्रो में। मान लिया कि हमने डाई फेंका तो पहली बार 1 आया, तो 1 के साथ दूसरी बार थ्रो में 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो ये 6 आउटकम्स हो गए। ऐसे ही अगर हमने फर्स्ट वाले थ्रो में अगर मान लिया डाई में 2 आया तो 2 को फिक्स किया, तो 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं सेकेंड थ्रो में। और थर्ड वाला तो 4 फिक्स है ही। इसी तरीके से करते करते 314 से 364 तक के आउटकम आएंगे, फिर 414 से 464, फिर 514 से 564, और लास्ट जो रो बनेगा वो बनेगा 614 से 624 से लेकर के 664। तो यहाँ पे हमारे पास 6 रो बन रहे हैं और हर रो में 6 आउटकम है। तो टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 36। अब सैम्पल स्पेस हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस हमारे पास है। A में कितने आउटकम है वो भी हमने लिख लिया। अब बारी है B को लिखने की। तो B कैसा इवेंट है? B वो इवेंट है जिसमें कि पहली बार हमने डाई फेंका तो 6 आया और दूसरी बार डाई को फेंका तो 5 आया। तो इसमें क्या क्या आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं? अगर फर्स्ट पे हमने 6 को फिक्स कर लिया, सेकेंड वाले थ्रो में हमें 5 आ गया, तो डाई को तीसरी बार फेंकने पे 1 से 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। तो यानी 6 5 के साथ 1 लिख सकते हैं, 6 5 के साथ 2 लिख सकते हैं, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, एंड लास्ट जो होगा वो होगा 6 5 6। तो जो ये आउटकम आ रहे हैं F में B में टोटल 6 आउटकम है। 6 5 फर्स्ट और सेकेंड थ्रो पे फिक्स है और 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर थर्ड थ्रो में आएंगे। अब हम निकालते हैं A के होने की प्रोबेबिलिटी अगर B पहले ही हो चुका हो। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन F हैज
B has already occurred is equal to probability of intersection of A and B divided by probability of B. A और B में कॉमन आउटकम कितने हैं यहाँ हम देख सकते हैं कि 651 इसमें भी होगा। थर्ड वाले थ्रो पे 4 कॉमन है इसमें, तो एक 654 ही है जो दोनों में है, क्योंकि इसमें तो थर्ड थ्रो पे 4 है, तो ऐसा आउटकम केवल एक ऐसा ही है 654। तो 654 एक ही आउटकम है जो दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/260, जबकि B की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? B में टोटल 6 आउटकम है और सैम्पल स्पेस में टोटल 216 आउटकम है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6/216, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/6। अब यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है। मान लीजिए 4 ऑन द थर्ड थ्रो की बजाय हो जाए 6 ऑन द थर्ड थ्रो, और जहाँ यहाँ पे फर्स्ट थ्रो और सेकेंड थ्रो में 6 और 5 नंबर दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको कोई दूसरा नंबर दे दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाए 5 ऑन फर्स्ट थ्रो, 6 ऑन सेकेंड थ्रो, तो थर्ड थ्रो में भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो उसको भी सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो ये